तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी और ये जो कुछ एमसीक्यू है वो करवाने की कोशिश करूँगी लास्ट में। ये जो पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न आए हुए हैं ना सभी, यहाँ आप देखोगे तो ये जो कल का वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको और ये बताया भी था। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ये मैंने बताया था, कल पढ़ा दिया था आपको। वैज्ञानिक ये पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया था? वैज्ञानिक जगह ये 2025 में प्रश्न आया था कि वैज्ञानिक अभिमुखन के जो समर्थक कौन कौन से, इनमें से कौन नहीं था। तो उसके अंदर एक दिया हुआ था अलग से नाम, उसको आपको अलग से करना था। ये 2025 फर्स्ट ग्रेड में आया था, याद रखना। आरपीएससी ने आजकल प्रश्नों का लेवल चेंज कर दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मानकीय अभिमुखन है, जो मानव से संबंधित हैं। कुछ परिप्रेक्ष्य ये भी देखेंगे हम। उसके बाद समाजशास्त्र की प्रकृति देखेंगे, है ना। ये प्रकृति ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी समाज टॉप, जो समाजशास्त्र की सेकेंड यूनिट मूलभूत अवधारणा है, जिसके अंदर समाज है, समुदाय है, प्रशस्ति है, सामाजिक परिवर्तन है। वो जो यूनिट है एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो समाज तक तो हम पहुंच सके तो पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक आज पूरी वो फर्स्ट यूनिट आज हम पूरी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मानकीय अभिमुखन। इसके प्रमुख समर्थकों में डिल थे, कॉल, मैनहीम, चार्ल्स हटन, कुले, सी राइट, मिल्स और गॉरफिंकल, अल्फ्रेड सूच और मीड, ये सभी इनके समर्थक है। वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम यूरोप में डिल्थे द्वारा चुनौती दी गई थी और इसने यह कहा कि किसी भी सामाजिक अध्ययन में मानव की समझ को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बाद में डिल्थे का समर्थन कॉल मैनहीम ने किया था, इसका समर्थन किया था कि पहले मानव को देनी चाहिए। बाद में इन्होंने कहा था। चार्ल्स हटन कुले ने अमेरिका में वैज्ञानिक अभिमुखन का विरोध किया। वैज्ञानिक जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था, कार्य कारण अवलोकन निरीक्षण परीक्षण सब किया जाता है और क्या है होना चाहिए, क्या पर बल दिया जाता है। इसके अंदर मानकीय परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक अभिमुखन। अब हम पढ़ रहे हैं मानकीय अभिमुखन, जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का भाग है। चार्ल्स हटन कुले ने अमेरिका में बताया। सी राइट्स मिल्स ने वैज्ञानिक अभिमुखन का विरोध करते हुए समाजशास्त्र को विज्ञान के स्थान पर शिल्प या कास्ट बनाने का समर्थन दिया। ये इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार इन्होंने ये परिभाषा पूछी गई है। मैं इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने वीडियो पूरा बनाया था लेकिन एडिट हुआ ही नहीं, डिलीट हो गया, पता नहीं क्या ऐड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं जल्दी से वापस पढ़ा रही हूँ। और यह अभिमुखन परंपरागत वैज्ञानिक अभिमुखन के प्रतिक्रिया स्वरूप उपस्थित हुआ, उसकी प्रतिक्रिया के विरोध में हुआ है। यह अभिमुखन सहभागी अवलोकन, आत्मकथा, डायरी जैसी विधियों का या सूचना के स्रोतों का अधिक महत्व देता है। मानकीय अभिमुखन शक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के अधिक महत्व देते हैं। मानकीय अभिमुखन शक्तिनिष्ठता ये बताती है। मानकीय अभिमुखन कार्य कारण संबंधों के स्थान पर मानव के व्यवहार तथा समझ को अधिक महत्व देते हैं। इसके अंदर मानव को ज़्यादा समझ दिया जाता है, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही इसका केंद्र बिंदु है, किसका? मानकीय परिप्रेक्ष्य का, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मानकीय अभिमुखन में समाज में परिवर्तन का समर्थक हैं। समाज में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, हम देखते हैं पहले समाज कैसा था, आज हमारे परिवार में भी क्या है। और समाज में वंचित तथा गरीब वर्गों को उसके अधिकार पर ज्ञान प्रदान करना चाहता है। कौन? मानकीय अभिमुखन। प्रशस्ति के स्थान पर भूमिका को अधिक महत्व देता है। और यह अभिमुखन यह स्वीकार करता है कि समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। विज्ञान में नियम बनते हैं, इसके अंदर नहीं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंदर नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसके अंदर कोई नियम सिद्धांत आप नहीं रख सकते, किसी भी थोप नहीं सकते, क्योंकि ये मानव है। मानव पर क्या थोप सकते हैं? परिवार में आप किसी बच्चे पे कोई नहीं थोप सकते, बच्चा मानता भी नहीं है। आजकल कोई भी परिवार का बड़ा व्यक्ति, वो भी आजकल अपने आप को बड़ा समझता है, और छोटा व्यक्ति है ना, वो भी अपने आप को बड़ा समझता है। तो यह क्या स्वीकार करता है कि समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। मानकीय अभिमुखन के अनुसार मानव का व्यवहार परिवर्तनशील और जटिल है, अतः समाजशास्त्र सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सकते। समाज क्या है? परिवर्तनशील है, गतिशील प्रक्रिया है, ये भी समझना, क्योंकि आगे आगे बढ़ता ही रहता है ना समाज की प्रक्रिया। और वैज्ञानिक अभिमुखन विरोध में मानकीय अभिमुखन तटस्थता का विरोधी है। और क्या के स्थान पर, वो क्या कह रहे थे ना, स्थान पर क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में आ चुका है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव नहीं है। यह अभिमुखन मानव तथा या व्यक्ति के अधिक महत्व देता है और उसे ही समाज का निर्माता, तो व्यक्ति से ही समाज बनता है। मानकीय अभिमुखन ज्ञान क्यों है के स्थान पर ज्ञान किसके लिए है, ये हमने पढ़ा। ज्ञान क्यों है, तो ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य बताता था, जबकि ये बताता है ज्ञान किसके लिए है। क्या इस प्रश्न पर अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके समर्थकों में निम्न शामिल हैं। थोबोलॉजी है ना, थोबोलॉजी, यानी कि मुझे थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है ना, इसलिए। गारफिंकल इसके जो समर्थक हैं। और ये है पिनोमेनोलॉजी है। एडमंड अर्सल और अल्फ्रेड शूटर हैं। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद,
चार्ल्स हटन कूले मीड है। अमूल परिवर्तनवादी सी राइट मिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको मिलान करने में प्रश्न पूछा जाता है। थेडोलॉजी है ना, थेडोलॉजी गारफिंकल इसके जनक हैं। ये 2024 में आया है ना, इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, आपको भी इसको याद करना चाहिए। गारफिंकल याद रखना है इसको। और इसका शाब्दिक अर्थ है लोक तथा सामान्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि। इस कारण इसे लोक पद्धति विज्ञान या नर जातीय पद्धति भी कहते हैं। इससे मानव सामान्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि कहते हैं। इस अध्ययन के 3 पक्षों पर ध्यान रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पक्ष है इसको याद रखना। दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, इसके अंदर ये जो है ना इथोनोमेथोडोलॉजी, इसके अंदर इसके क्या किया जाता है, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे तो बंदे समूह जीवन की ऐसी सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी हो। हमारे परिवार में जो भी समाज में जो घटना होती है ना, उसको हम सबको जानकारी होती है। हमारे गांव में क्या हुआ, तो इसलिए ये कह रहे हैं। भाषा का सामाजिक पक्ष, इस अध्ययन में दिन प्रतिदिन जीवन के साथ साथ भाषा के सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रति मानव का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन विधि में किसी समूह में प्रचलित सामाजिक व्यवहार के तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। कौन सा व्यवहार, किस परिवार का व्यवहार अच्छा है, ये भी हम देखते हैं ना हमारे समाज में कि उसका जो परिवार है ना वो बहुत झूठा है, कहीं कहते हैं उसका परिवार है ना बहुत चोरी करता है, उसका परिवार है ना वो बहुत गालियाँ देता है। इस तरह से हम ये हमारे समाज में भी देख सकते हैं। फिनोमिनोलॉजी है ना, इस सिद्धांत के जनक एडमंड हर्सल और जो स्वयं ब्रेटनो से प्रभावित थे और समाजशास्त्र में से अल्फ्रेड शुडन द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिनोमेना शब्द लैटिन भाषा का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल रूप से ग्रहण करने वाला अनुभव। अनुभव या लोक्स शब्द यूनानी भाषा से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, यानी कि अनुभव करने का ज्ञान। जी हिंदी में इसे परघटना शास्त्र कहते हैं। किसको, फिनोमेनोलॉजी को इस तरह याद रखना। फिनोमेनोलॉजी के 2 चरण, ये चरण नाम आ गया ना, फिनोमेनोलॉजी। इसके चरणों में संपादित होती हैं संबंध अपोके, यानी कि इसके माध्यम से किसी अनुभव से संबंधित बाहरी आचरणों को हटाया जा सकता है। अनुभव से ही हटाया जा सकता है। एक है अपचयन, इसके माध्यम से किसी अनुभव से संबंधित मानसिक पूर्वाग्रह को हटाया जा सकता है। जो पुराने रीति रिवाज है उसको मिटाया जा सकता है। मैंने आपको कल का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है समाजशास्त्र की दृष्टि से। आरबीएससी एनसीईआरटी तो है ही, और मैंने कहा कि नाथ पब्लिकेशन भी लाई है, लेकिन उसके अंदर इतने मुझे डीपली पॉइंट नहीं मिले, सिर्फ समाजशास्त्र में है ना, बाकी तो बुक सभी देखी नहीं मैंने। और फिर अपनी बुक भी है, लेकिन ये कलाम के नोट्स है ना, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये है तो आपके साथ शेयर कर लूँ और मैं भी इसे ही पढ़ लूँ और दोनों को मिला के पढ़ लेंगे, है ना। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, इस सिद्धांत के समाज में प्रतीकों के माध्यम से होने वाली अंतक्रिया तथा भाषाई अंतक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को रॉबर्ट ब्लूमर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के जो समर्थक हैं कौन है, रॉबर्ट ब्लूमर, 1937 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किंतु विद्वानों का एक समूह भी यह मानता है कि 1934 में से जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान मानते हैं इसके जनक रॉबर्ट पार्ट हैं। तो परीक्षा में प्रश्न या तो रॉबर्ट ब्लूमर ही आएगा या जॉर्ज हर्बर्ट आएगा, डेट के साथ आ सकता है, तो आप डेट को याद रखना। चार्ल्स हटन कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाज एक दर्पण के समान है जिसे देखकर ही व्यक्ति सीखता है। हम अपने समाज में देख के सीखते ही है ना। हमारे समाज में हम देखते हैं कि जिसके घर में गाड़ी है, चलो नेक्स्ट ईयर हमारी भी थोड़ी सी बचत करके हम भी गाड़ी लाएंगे। पहले टीवी मोटरसाइकिल वगैरह का जमाना था, लेकिन अब वो चला गया। अब तो आजकल हर घर में फ़ोन है और आईफोन है, यहाँ तक कि एक मेरे पास नहीं है बस, बाकी तो मुझे सबकी नज़र सब जगह आईफोन नज़र आता है आजकल। अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं भी जल्दी लाऊंगी। चार्ल्स हटन कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समाज एक दर्पण के समान है जिसे देखकर व्यक्ति सीखता है। व्यक्ति समाज में अपना दर्पण मानकर अपना अवलोकन करता है और स्वयं उसके व्यवहार में सुधार करता है, यानी कि उसने ऐसा किया तो मैं क्या नहीं कर सकता, उसके अनुसार। आत्मदर्पण प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया है। समाज के नियमों को सीखने की प्रक्रिया क्या है, सामाजिकरण प्रक्रिया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिकरण अलग टॉपिक भी है। और मीड ने क्या कहा, मीड का मैं यानी आई, मुझे, मी यानी सेल्फ का सिद्धांत। तो बस आई मी सेल्फ ये सिद्धांत याद रखना। मीड के जीवन में प्रारंभिक चरण में शक्ति व्यक्ति के आई की भावना आती है, यानी मैं हूँ तो मैं ही हूँ, अहम की, जिसके कारण समाज से दूरी और व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। पहले वो अपने आप को खुदा के बच्चा है ना, मैं समाज के अनुसार नहीं चलूँगा, कहते हैं ना, ये जो समाज की रीति रिवाज है ना, मैं तोड़ूंगा, कोई कहता है मैं ऐसे हटाऊंगा, मैं नहीं मानता, ऐसी परंपराएं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। मानव एक सामाजिक प्राणी है
और जिसके जीवन का विकास होता है और व्यक्ति समाज की और अन्य लोगों से प्रभावित होना प्रारंभ होता है देता है, उसके व्यवहार में समानता आती है, प्रारंभ हो जाती है और इसी मीड में मुझे अब वो मुझ पर आ जाता है, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, कि वो समाज के अंदर उसको आना ही चाहिए। वो अपने आप को सोचता है, सबको देखता है ना, देख कर ही सीखता है। मीड के अनुसार मैं और मुझे के योग से ही स्वयं कहा जाता है। मीड के अनुसार व्यक्ति स्वयं ही विशेषता और व्यक्ति के संबंध में जो भी धारणा बनती है उसका सब कहा जाता है। अब मैं उस सब समाज के साथ ही हूँ। इस तरह से बचपन में तो हम भी कहते थे हम ऐसा करेंगे, हम उसको ऐसा करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता है कि समाज क्या है और समाज के अनुसार ही चलना चाहिए। आमूल परिवर्तनवादी ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज की मूलभूत अवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना चाहता है। परिवर्तनवादी पर और चार्ल्स हटन कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। इन सिद्धांतों के नाम समर्थक याद रखना। मैंने बड़ा अच्छा समझा कि पूरा वीडियो 32 मिनट का या 35 मिनट का बना था, लेकिन वो सारा चला गया, इसलिए अब जल्दी जल्दी वापस से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा भी लेट हो रहा है कार्य में। इसका समर्थन मार्क्सवादी विचार करते हैं, इसके आमूल परिवर्तनवादी का। इस कारण इसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। इसके समर्थकों में सी राइट मिल्स भी शामिल हैं, जिन्होंने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की परिभाषा देते हुए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य इतिहास, जीवन वृत्तांतों के मध्य समाज और संबंधों की अवस्था व्याख्या की है करना है ना। ये जो परिभाषा दी है सी राइट मिल्स ने दी है, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इतिहास और जीवन वृत्तांतों के मध्य संबंधों की व्याख्या करना है। भारतीय समाजशास्त्र द्वारा अपनाए गए परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य डी कोसाम्बी, रोमिला थापर। हमारे भारत के हैं तो उसको तो अच्छी तरह याद रखना, यहाँ से तो गलत नहीं हो प्रश्न। भारत शास्त्र ग्रंथ परिप्रेक्ष्य राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. कुरिये, लियू ड्यूमा, इरावती करवे। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य एम.एन. श्रीनिवासन, C.S.C. दुबे, मैकिंग मैरियट। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ये प्रश्न आ चुका परीक्षा। ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है ना, D.P. मुखर्जी और A.R. देसाई, राधा कमल मुखर्जी। तो उसके अंदर ये A.R. देसाई को ज़्यादा माना गया, लेकिन ज़्यादातर किसने सपोर्ट किया, ये भारत के है। ये भी MCQ में देखेंगे हम। सस्त्रणात्मक परिप्रेक्ष्य आंध्र बेतई। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य योगेंद्र सिंह, ये 2024 में आया था। सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य N.K. बोस, सुरजीत मिश्रा। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य B.R. अम्बेडकर, रणजीत गुहा, डेविस, हार्डी मेयर है ना। और ये तो जो 2018 में परीक्षा में प्रश्न आ चुके थे ना, ये उद्योग विकास का आया और संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का आया था। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र के जनक काम्टे ने इस विज्ञान घोषित किया और विज्ञानों की रानी कहा। क्या क्या विज्ञानों की रानी कहा। लेडीज के अनुसार विज्ञान नहीं है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो। ये परीक्षा में शायद मैंने कई परिभाषा देखी है, तो आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट लिखते हैं। स्टीवर्ट्स एंड गिलन के अनुसार समाजशास्त्र में वह सभी विशेषताएं पाई जाती है जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक है। अब ये विज्ञान मान रहे हैं जो विज्ञान की प्रकृति। आगे हम मानेंगे कि जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, किस कारण से नहीं मानते। समाजशास्त्र के विज्ञान सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क दिए गए हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, और आगे हम देखें समाजशास्त्र का दिन बिंदु, भविष्यवाणी की योग्यता, सार्वभौमिक नियम। इस तरह से इसके सारे तर्क हैं। तो पहला तर्क है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। कोई भी विषय चाहे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता हो, उसे हम सभी विज्ञान स्वीकार किया जा सकता है। कॉलप्रिएशन, सभी विज्ञानों की एकता उसकी वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि उसकी विषय वस्तु से है। इसका समर्थन स्टुअर्ट चेंज ने किया, जिसे के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है। तो कॉलप्रिएशन भी विज्ञानिक की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके समर्थक आ गए। अगस्त काम्टे तो थे ही। और इनकी जो परिभाषा है, ये समाजशास्त्र के द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे निरीक्षण, अवलोकन और परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, अथवा विज्ञान है। आगे हमने देखा था समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में हमने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य देखा और मानवीय परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या कहा उन्होंने, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, ये भी कहा। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य कारण कहा, जबकि मानवीय परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर उसके व्यवहार का अध्ययन, उसके परिवार का अध्ययन, आत्मदर्पण का अध्ययन, परिवर्तनवादी भाषाई अध्ययन, वो मनुष्य को रह के समाज में अध्ययन होता है। और वो मैंने अध्ययन बताया। इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये वैज्ञानिक पद्धति है, तो वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से भी संबंधित है। भविष्यवाणी की योग्यता, विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में उपलब्ध तथ्य और उसके विश्लेषण के आधार पर समाज और असामाजिक जीवन के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन प्रयोगशाला में सिद्ध करके नहीं की जा सकती। सार्वभौमिक नियम और सिद्धांतों की उपस्थिति, विज्ञान की भांति समाजशास्त्र में भी ऐसे सिद्धांत और नियम बनाए जा सकते हैं जो सभी समाजों पर लागू किए जा सकते हैं। हाँ, ऐसे नियम तो होते हैं हमारे यहाँ की, बाहर की जाति में शादी न करो, बड़ों के सामने ना बोलो, बड़ों की इज्जत करो, है ना। ऐसा तो ये तो नियम है, लेकिन कोई अथॉरिटी लागू थोड़ी ना है। कोई मानता है, कोई नहीं भी मानते, है ना। इसी अंकित से इस चाहे संदेह हो तो परीक्षण के माध्यम से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। परीक्षण तो नहीं कर सकते हम, विज्ञान के अनुसार ये मानते हैं अगस्त काम्टे वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कार्य कारण,
कार्य कारण संबंधों पर आधारित है ना। समाजशास्त्र में भी विज्ञान की भांति घटनाएं, तथ्यों, विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंध स्थापित करके समाजशास्त्र ये जानने का प्रयास करता है कि समाज में कोई विशेष घटना क्यों घटित हुई। हाँ, ये देख सकते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह जो हो रहे थे वो क्यों घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति से नहीं, हम अवलोकन करके देख सकते हैं। और अवलोकन ये साइंस में मानते हैं ना, इस तरह से। तो अब विज्ञान नहीं मानते, कौन कौन नहीं मानते समाजशास्त्र को, वो देखेंगे। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के कुछ विद्वान। तटस्थता का अभाव। विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें अध्ययनकर्ता निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है और उसके संवेग और भावनाएं उसके अध्ययन से प्रभावित नहीं होती। समाज हमारे संवेग, हमारी भावनाएं, हमारे जो व्यवहार है उससे प्रभावित होता है। क्या विज्ञान होती है? हम रो रहे हैं, करंट आ रहा है तो करंट तो आएगा ही, चाहे मर जाए वो तो मारेगा, वो क्या है? विज्ञान है। जबकि हम रो रहे हैं और हमारे समाज में हमारे कोई बच्चे आसपास देखेंगे हमें, जैसे कि मैं ही जो कुछ चिल्ला रही हूँ, मैंने कि किसी को बुला रही है, तो वो आएंगे और कहेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कोई विज्ञान की तर्क पे आधार पे कोई आ सकता है? रोबोट आएगा और कुछ और ही बोलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो तटस्थता का अभाव होता है इसके अंदर। ये इसके संवेग और भावनाएं नहीं कर सकती। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि संवेग और भावनाएं, संवेग होता है ना, मूल प्रवृत्तियाँ थी वो 14। मैंने कहा संवेग 14 प्रकार के होते हैं, उसके अंदर मूल प्रवृत्तियाँ थी, JB वॉट्स ने बताई थी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। विज्ञान में किया जाने वाला तटस्थ अध्ययन ही वस्तुनिष्ठा से युक्त होता है। विज्ञान की विपरीत समाजशास्त्र के अध्ययन में तटस्थता का निष्पक्षता का भी अभाव होता है। निष्पक्ष भी नहीं कर सकते, विज्ञान में निष्पक्षता का अभाव होता है। और व्यक्ति अध्ययन करते समय समाज से प्रभावित होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठता से युक्त है। इसी कारण समाजशास्त्र का ज्ञान विज्ञान की भांति विश्वसनीय नहीं हो सकता। ये सही है, नहीं हो सकता। ये हम देख सकते हैं ना, हम समाज में रह रहे हैं, समाज के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। समाज अनुभाविक है, समाज संवेग है, समाज के अंदर हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारे रिश्ते नाती है, नातेदारी हैं, संस्थाएं हैं, संगठन है ना, परिवार है, उस तरह से होते हैं। प्राथमिक समूह जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत खूनी रिश्ते, वो होते हैं। यहाँ साइंस कोई मायने नहीं रखती। मानव तथा मानव समाज की गतिशील प्रकृति, विज्ञान की विषय वस्तु निर्जीव भौतिक मुख्य गतिहीन है। क्या हमने देखा ना, जितने भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, और हमने देखा जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में था, अभी खोज की है मगरमच्छ की, जो कितने पुराने साल थे, तो 17.6 या 5 करोड़ 1000 करोड़ वर्ष पुराने जो हमें मिले। तो हमने हजारों करोड़ों वर्षों का अध्ययन आज किया है, वो पूर्व की घटनाओं से। लेकिन समाज में दैनिक घटनाएं होती रहती हैं, उसका अध्ययन हम इस तरह से नहीं कर सकते। क्या मेरे दिल में आप घुसे हो? नहीं। क्या मैं आपको सारी रियलिटी बता सकती हूँ? नहीं। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कभी नहीं बता सकती, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सबको बता सकती हूँ। तो आप मेरा पूरा का पूरा परीक्षण नहीं कर सकते और पूरी घटनाओं की जानकारी नहीं ले सकते। मैं जितनी दूंगी उतने ही लोग हैं ना। और वो जो पत्थर से, जैसे कि पत्थरों से, नदियों से, नालों से, तो वो जानकारी हम इकट्ठा कर ही ले से कार्बन डेटिंग पद्धति से। तो वो विज्ञान, रियलिटी विज्ञान है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। समाज में केंद्र बिंदु मानव होता है और मानव अपनी जो स्थिति है वो किसी को भी कभी कभी किसी को नहीं बनाता, किसी को सबको बता देता है। एक व्यक्ति की कहते हैं इसकी तो पेट नहीं देते, मारवाड़ी में कहते हैं, इसका क्या करें, ये यहाँ वो अलग बोलता है, वहाँ जाके अलग बोलेगा, वो स्पष्ट बात नहीं करता। मानव द्वारा मानव समाज की गतिशील प्रकृति ये बताती है। विज्ञान की भांति पूर्ण भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। विज्ञान की भांति समाजशास्त्र में नियंत्रित परिस्थितियों में मानव पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या मुझ पर प्रयोग किया जा सकता है? नहीं। यदि प्रयोग किया जाता तो परिणाम प्राप्त होंगे या पूर्ण कृत्रिम होंगे। हाँ, मुझे अगर आप जैसे कि प्रश्नावली पद्धति से आप मुझे प्रश्न पूछोगे, क्या मैं सही आंसर दूंगी? पूरा नहीं दूंगी, आधे तो मैं गलत ही दूंगी। मैं अपने पर लेके समझा रही हूँ ना। आपके समाज में जाओगे, परिवार में एक गांव है जहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, किसी की हत्या हुई है, जाओगे तो क्या पूरे गाँव वाले आपको बताएंगे कि इसकी हत्या हुई? कोई तो कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा ऐसा। सबके अलग अलग परिणाम आएंगे, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देगा, ये भी समझ लेना। तो समाजशास्त्र में ऐसा नहीं हो सकता। सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों का अभाव। विज्ञान की भांति समाजशास्त्र में ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जिन्हें प्रत्येक देश या काल में समान रूप से लागू किया जाए। विज्ञान में जो नियम है ना, वो हमारे यहाँ यही है तो अमेरिका में भी वही होगा। जिस तरह इसरो है, नासा है, ये एजेंसी स्पेस सेंटर है, सब जगह यही होंगे और सब जगह परीक्षण किए जाएंगे और परीक्षण होते हैं। पूर्ण और सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्न होती है, इससे सार्वभौमिकता संभव नहीं है।
सामाजिक घटनाओं को मापा नहीं जा सकता। समाजशास्त्र में विज्ञान की भांति मात्रात्मक अध्ययन नहीं होता। मात्रात्मक अध्ययन नहीं हो सकता यार। पारिवारिक रिश्तों में कहाँ होता है? हमारे परिवार रिश्ते होते हैं क्या? बड़े भाई का ज़्यादा रखते हैं, छोटे भाई का नहीं। इसका मापन किया जा सकता है? नहीं। इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं मान सकते। समाजशास्त्र की प्रकृति में रॉबर्ट बीरेस्टिस के विचार, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका और अब की बार भी आएगा। समाजशास्त्र निरपेक्ष और वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र शुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। क्या है? अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था आपको कि मैंने स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय 2 पढ़ा दिए हैं, उसका अलग से एक वीडियो पढ़ा है, इसलिए मैंने कल आपको फास्ट नोट्स दिए थे इसलिए। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी ये पूरी हो गई है। फर्स्ट यूनिट तो आज अब हमारी सेकंड यूनिट है जो मूलभूत अवधारणा है समाज। अब मैं देखती हूँ वीडियो एडिट होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं ही नहीं करूँगी। समाज के अंदर ये सारे टॉपिक है, मैं एमसीक्यू करवा लेती हूँ। समाज टॉपिक को कल करेंगे। शास्त्र में ऑगस्ट काम्टे, दुर्खिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैक्स वेबर, इसको तो अच्छी तरह याद रखना। इनकी ज़्यादा मैकाइवर और पेज, इनकी ज़्यादातर परिभाषा और पुस्तकें आती हैं। तो पॉजिटिव फिलोसॉफी है ना, ये 6 खंडों में विभाजित है। ये 2025 में अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, हो सकता है ये हमारे आ जाए क्योंकि सेकंड ग्रेड के नोट्स में ही लिखा हुआ है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये 4 खंडों में विभाजित है। ये 2014 में आया था। ये इतनी तो ये नहीं है, ये मैं बता दूँ। अभी मैं बता देती हूँ पर्सन, ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। कौन सी कृति मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑगस्ट काम्टे ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ये रूस की समाजवादी है ना क्रांति, वो नहीं थी। औद्योगिक क्रांति थी। फ्रांस की राज्य क्रांति थी। सामंतवाद का यूरोप में पतन, ये भी था। और ये मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? तो सावयवता, सामान्यता, बाध्यता, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये वस्तुनिष्ठता ये नहीं है। तो दुर्खिम को मैंने कहा ना, दुर्खिम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना, ये परीक्षा में आ चुका है। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड के लेखक कौन है? दुर्खिम है। और ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया था। और ये अभी शायद मैंने कहीं देखा है 22 या 18% में भी आया 2018 में। समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है जो फ्रांस है। निम्नलिखित किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? तो मैंने बताया था कि ये किया था R.A. देसाई ने। उसके अंदर G.S. घुरी है ना, वो भी थे, लेकिन खास जो समर्थक थे वो R.A.R. देसाई थे, है ना। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त कर्म ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का संस्त्र प्रस्तुत किया था? तो मैंने कल का वीडियो देख लेना मेरा, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ, जिसके अंदर प्रथम में गणित है, लेकिन यहाँ गणित नहीं दिया हुआ। तो हम ज्योतिष से स्टार्ट करेंगे। ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, समाजशास्त्र। ये देखो, गणित शास्त्र नहीं है तो खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाजशास्त्र लास्ट में। और इथोलॉजी शब्द तुर्की ने जो प्रस्तुत किया था समाजशास्त्र के स्थान पर। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग हुई ऑगस्ट काम्टे ने किया था। कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति से संबंधित नहीं है? प्रकृति का प्रश्न आया है, देखो 2016 में। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र विस्तृत विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान नहीं है। ये प्रश्न आया 2016 में, ये देख सकते हो। वो का वो रिपीट हुआ 2022 में आया और 17 में वापस, यानी कि 16-17 में आया था ये। तो ये समाजशास्त्र की जो रॉबर्ट बीरेस्टिस ने ये परिभाषा दी थी और ये प्रकार बताए थे। शुद्ध विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, निरपेक्ष वास्तविक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। ये अभी हमने पढ़ा समाजशास्त्र, इसके अध्ययन से संबंधित है क्या है? ये 2017 में आया सेकंड ग्रेड में। उस समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय जोड़ा सीमेल ने, जॉर्ज सीमेल का मैंने कल पूरा पढ़ाया था आपको। समाजशास्त्र विज्ञान है, उसके उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धतियों का। ये देखो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको वैज्ञानिक पद्धति। ये प्रश्न आया, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। और ये 2024 में भी आया वापस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता? तो व्यवस्था का अध्ययन है, संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था का सुधार, ये नहीं है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, अभी मैंने पूरा का पूरा आपको दर्शाया। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता, तो इसका राइट आंसर सामाजिक व्यवस्था का सुधार। समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंतर संबंधों, उसकी दशा और परिणाम का अध्ययन है, जिंग्सबर्ग। और ये अभी 2025 में भी वापस आया है और 24 में भी आया, रिपीट हुआ है। ये प्रश्न आया था, ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में है, 4 खंड है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 6 खंडों में। सोशल थॉट फ्रॉम टू साइंस, होवार्ड बेकर, इसकी जो समर्थक जी वगैरह थे। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये किसका विचार है? दुर्खिम का विचार है। किसका है? दुर्खिम का। बाकी फर्स्ट यूनिट से पर जो है ना MCQ, अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम नाम 1838। समाजशास्त्र का संरक्षक विज्ञान किसने दिया था? और प्रत्यक्षवाद किस विद्वान ने दी? हमने देखा था काम्टे ने। ऑगस्ट काम्टे
काम्टे ने समाजशास्त्र पूर्व से क्या नाम दिए थे, तो ये दिया था अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र से पूर्व से क्या नाम दिया था, तो इथोलॉजी, ये भी बताया मैंने। सोशल फिजिक्स, सॉरी सामाजिक भौतिकी दिया था। और उसके बाद है इथोलॉजी तो दुर्खिम ने दिया था। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, मैक्स वेबर, ये भी प्रश्न आ चुका है। समाजशास्त्र काम्टे ने किस रूप में परिभाषित किया, तो सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी दोनों में किया था, ये दोनों राइट है। और त्रिस्तरीय काम्टे का सिद्धांत तो मैंने बताया धार्मिक, तात्विक, प्रत्येकवादी, कल पढ़ाया था, तो नकारात्मक स्त्री ये नहीं है इसका। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में समाज टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट। और जल्दी इनके 10-15 दिनों में समाजशास्त्र पूरी करना चाहती हूँ। आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।